अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आईना के साथ ताहिर अहमद भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। मैंने पिछले प्रोग्राम में बात करते हुए एक वसअतुल्लाह खान साहब के एक कालम का हवाला दिया था और उसके बाद एक मैंने ख़ुद भी कल तहरीर लिखी जो मेरे वेबसाइट पे तो ऑनलाइन कर दी गई है, लेकिन बहुत से दोस्तों ने ये भी फरमाया कि इसको अपनी वीडियो में शामिल करें। तो मैं पहले हस्ब वादा भी और हस्ब ज़रूरत भी, एक तो मैं वो कालम का कुछ हिस्सा वसअतुल्लाह खान साहब वाला जो उससे मुतल्लिक़ा था कि मैंने ये अर्ज़ किया था कि जो वो आज मैं आपसे बातें कर रहा हूँ वो अगर वो आपको सुना दिए जाए उसमें से कुछ हिस्सा, तो आप अगर मुझे मुल्ज़िम ठहरा रहे हैं तो साथ फिर आप उनको भी वैसे ही कहेंगे। अब इसकी इब्तिदा ये 5 मार्च को उनका छपा है और उसमें कहते हैं कि इस खित्ते के अवाम को 2 बार अपने इजहार का हकीकी मौका मिला था। पहली बार 1947 में जब उनसे ये पूछा गया कि नया मुल्क चाहिए या नहीं, उन्होंने कहा क्यों? जवाब मिला था कि तुम इस्तेहसाल से पाक एक पुरअमन आज़ाद ज़िंदगी बसर कर सको। इस्तेहसाल से पाक, ये अंडरलाइन कीजिएगा। लोगों ने कहा ठीक है ये बात है तो बना लो फिर नया मुल्क। दूसरी बार 1970 में पूछा गया कि तुम्हें ऐसा ही मुल्क चाहिए जैसा चल रहा है या कुछ और चाहते हो? अवाम ने कहा कुछ और चाहते हैं, बिल्कुल वैसा जैसा कि डील करते हुए वादा किया गया था। अब ये 47 से छलांग लगा के 70 तक आए हैं, जहाँ भुट्टो की उसके बाद बदनाम ज़माना तरमीम ने आना है और पाकिस्तान के इस वक्त के जांबला आइन ने आना है। उनसे कहा गया कि वो तो पुरानी बात हो गई, रात गई बात गई, तुम्हारी भलाई किसमें है ये तुमसे ज़्यादा हम जानते हैं। जैसा तुम चाहते हो वैसा मुल्क तो नहीं मिलेगा, लिहाजा जैसा हम चाहते हैं वैसा ही तुम भी चाहो। अवाम ने कहा तो फिर तुम्हारी ऐसी की तैसी। इन 2 मौक़े के सिवा याद नहीं कि अवाम से कब और किसने रुजू किया था। तो क्या इस मुल्क में इंतखाबात 1 दर्जन से ज़ायद बार नहीं हुए हैं? क्या यहाँ 2.25 दर्जन हुकूमतें तब्दील नहीं हुई? यकीनन हुई। तो फिर तुम कैसे कह सकते हो कि अवाम से सिवाय 2 बार के कभी नहीं पूछा गया? अब जब आपने ये सवाल उठा ही दिया है तो फिर जवाब भी तहम्मुल से सुनिए। पहली कानून साज असेंबली और 70 की कानून साज असेंबली तो हमारी मर्ज़ी से बनी। कोई तीसरी कानून साज असेंबली हमारी मर्ज़ी से बनी हो तो आप बताइए। पहली ने हमें मुल्क दिया और 70 वाली ने आइन, मगर दीगर असेंबलियों ने दुख या रबड़ स्टैंप के अलावा क्या दिया? अब कहते हैं देखें ना, हर एक की हद होती है ना। मुझे तो कहा जाता है कि जी वो कंट्रोल नहीं है और प्रोफेशनलिज्म नहीं है, जज्बाती हो जाना। तो अब ये जो मुसलसल प्रोफेशनलिज्म से 40 साल गुजार चुके हैं और बड़े ठंडे मिजाज के हैं, फरमाते हैं तराकीबो इस्तारों में तो वेस्ट मिनिस्टर ढांचे की खूब नक्काली कर ली। ये अदलिया है तो ये ईवान बाला और ये ज़ेरी तो ये काबीना है और ये आइनी दस्तावेज़, मगर इस निज़ाम को चलाने के लिए जो जमहूरी रूह दरकार है वो कहाँ है? आप कहते हैं वोटर को ज़मीर की आवाज़ पर खुले ज़हन से सोच समझ के अपना नुमाइंदा चुनना चाहिए, लेकिन उसी ज़मीर की आवाज़ पर मुंतखब होने वाला नुमाइंदा अपना ज़मीर गिरवी रखने पर मजबूर है, हालांकि ये सब के सब सादिक और अमीन हैं। देख लीजिए, अब वो जो इस्तिलाहें थीं वहाँ तो अल-फज़ल जब छपता था पाकिस्तान में तो उसमें एक साइड पे एक लिस्ट टंगी होती थी कि ये अल्फाज हैं जो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि जी ये इस्लामी और हमारे शरीयत की इस्तिलाहें हैं जिन पे हमारा इजारा है। ये जो सादिक और अमीन वाला जो इस्तिलाह है, इसको तो पहली दफ़ा जो एतबार नसीब हुआ वो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात से हुआ था। वहाँ से इस्तारा उठाया। सादिक व अमीन की जब आप बात करेंगे तो पहला ख्याल हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जाता है और वहाँ से इस्तिलाह उठा के किस कार मुज़ल्लत में फेंकी है वो आप वहाँ पाकिस्तान में देख लीजिए। यानी अवाम जो वोट हकीकी जमहूरियत की आस में देते हैं वही वोट ऊपर जाकर एक ग़ुलाम पार्लिमानी पार्टी की सूरत में पार्टी सरबराहों की आमरीयत में बदल जाता है। गोया किसी एक डिक्टेटर से बचने के चक्कर में पूरा निज़ाम 8-10 मुंतखब या नामजद पार्लिमानी डिक्टेटर्स का ग़ुलाम बन जाता है, और वो भी कानून की भरपूर पुष्टपनाही के साथ। ये जनाब आप देखते चले जाइए
कि कहाँ कहाँ तजाद और खिलवाड़ और झूठ और मुनाफकत और लेपापोती जो है वो अब पूरा सोशल पॉलिटिकल और आपका जो कल्चरल स्ट्रक्चर है उसके ऊपर मर दिया गया है। इन सारी जितनी आमतौर पर आप किसी को मुनाफिक कहें तो वो गले को आता है, मगर ये सारी की सारी आप देख लीजिए कि इससे बड़ा निफाक, और वो भी कौमी सतह का, पार्लिमानी सतह का। और फिर उन 8-10 डिक्टेटर्स को पर्दों के पीछे बैठा उन 8-10 डिक्टेटर्स के पर्दों के पीछे बैठा सुपर डिक्टेटर रिमोट कंट्रोल पर चलाता है गवर्नमेंट को। यूं अवाम का मनोरंजन एक कोरियोग्राफ्ड पुतली तमाशे से होता रहता है। तर्जमा करना चाहते हैं इस कोरियोग्राफ्ट वाले जुमले का, ये है कि जनाब आपके जिस पार्टी से भी पार्लिमानी लीडर और नुमाइंदे और हुक्मरान ऊपर उठ के आते हैं वो सारे अपना आप बेचते हैं रिमोट कंट्रोल वाले बड़े बाबे के हाथ में, जिसको आजकल हाजी कहते हैं फिर हाफिज कहते हैं, और वो उनको ऑपरेट करता है, अपनी उंगलियों पे नचाता है, वो पुतलियां नाचती हैं और आप कहते हैं जी हम जमहूरियत चला रहे हैं। कहानी भी उसकी, डोर भी उसकी, पुतली भी उसकी। सिंधी का मुहावरा है, वारदात भी जहान खान की और फैसला भी जहान खान का, और वो भी वसी तर कौमी मफाद के नाम पर। आपको सबूत चाहिए? क्या सर्द जंग की इब्तदा ही में अमेरिका का मैला उठाने का फैसला आवाम से पूछ के हुआ था? गुस्सा आता है जनाब, लिखने वालों को भी आता है, सोचने वालों को भी आता है, पढ़ने वालों को भी आता है और बोलने वालों को भी आता है। और वो फिर इस तरह सवाल उठते हैं। इसका लहजा पहले सवाल से ही आप देख लीजिए कालम का लहजा। क्या सर्द जंग की इब्तदा में अमेरिका का कचरा मैला गंद उठाने का फैसला अवाम से पूछ कर किया गया था? क्या फालिज ज़दा गुलाम मोहम्मद और लूमड़ सिफ्त सिकंदर मिर्ज़ा को अवाम ने मुंतखब किया था? क्या 1 यूनिट का मुतालबा अवाम ने किया था? क्या आला अदलिया ने नज़रिया ज़रूरत का अदालती बम इस मुल्क के सियासी मुस्तकबिल पर अवाम के वसीतर मफाद में गिराया था? क्या जनरल अयूब खां को मशरकी और मगरबी पाकिस्तान के 1 मिलियन लोगों ने पेटिशन भेजी थी कि खुदा के वास्ते हमें करप्ट निज़ाम से मार्शल लॉ के ज़रिए निजात दिलाओ? क्या 62 का सदारती आइन किसी मुंतखब रहनुमा ने किसी अवामी रेफरेंडम में मंजूर करवाया था? क्या ये लोगों की फरमाइश थी कि हमें मगरबी तर्ज जमहूरियत नहीं बल्कि बुनियादी तर्ज जमहूरियत दरकार है? बेसिक डेमोक्रेसी की इस्तिलाह उस वक्त चली थी। क्या 65 की जंग आम आदमी की बुनियादी ज़रूरत थी? क्या याहिया खान ने अयूबी आमरीत के खिलाफ एजिटेशन करने वालों की तायद से मार्शल लॉ लगाया था? 70 में अवाम को राय देने की तो इंतखाबी आज़ादी मिली, लेकिन फिर राय की धज्जियां मुल्क के कौन से अजीम तर मफाद में उड़ा दी गईं? जो कत्ल हुए उनमें से कौन कौन वोटर नहीं था? जिन्होंने मारा उनमें से कौन कौन वोटर नहीं था? जिन्होंने मरवाया उनमें से कौन कौन वोटर नहीं था? भुट्टो को फांसी अवाम के पुरजोर मुतालबे पर दी गई। अफगान खाना जंगी में अगर ज़ियाउल हक ना कूदता तो क्या अवाम उसका तख्ता उलट देते? जमाती की जगह गैर जमाती निज़ाम क्या जमहूरियत को आगे लेके गया या रहा साहस 70 भी चाक करके चला गया? प्रोडा, एब्डो, DPR, 58(2)B, ATA, नैब, सादिक और अमीन, जबरी गुमशुदगियाँ, महकमा ज़रात, RTS, सिलेक्टेड इंपोर्टेड, क्या हमारी किस्मत में यही कुछ है? जिहादी कल्चर रियासत ने अवाम को दिया या अवाम में खुद ब खुद पनपा? $1 मिलियन क्वेश्चन है कि क्या पब्लिक जो है वो खुद मनाजिल सुलूक तय करती करती जहादी हो गई, या वो जो मुख्तलिफ धड़े पाल रखे थे आपने डीप स्टेट के नाम पर, उसको चारा प्रोवाइड करने के लिए आप लोगों ने खुद नर्सरियां कायम की सारे मुल्क पे तूल अर्ज में, वहां से भर्ती करते थे आपकी बी टीम के तौर पर, अपने रिजर्व फोर्स के तौर पर। जिहादी कल्चर रियासत ने अवाम को दिया या अवाम में खुद पनपा? फिरका वारियत का वायरस किस निसाबी लेबॉर्ट्री में तैयार करके रगों में उतारा गया, या पहले से ही हर पाकिस्तानी के DNA में यह था? कर्जे अवाम के नाम पर अवाम के लिए किसने लिए और उनमें से कितने अवाम पर और कितने अशराफी फैसलों और फसीलों
पक्की तामीर पर लगे। ये कर्जे कौन चुकाएगा? बाजवा, इमरान, शहबाज, इसहाक, जरदारी या वो सिक्योरिटी गार्ड जो 15,000 रुपये तनख्वाह में से भी हर शय पर बराह रास्त या बिलवास्ता टैक्स दे रहा है। 10-10 लाख रुपए पेंशन पाने वाले मफलूकुल हाल तो एजाजी गाड़ी, सिक्योरिटी, रिहाइश, कोड़ियों के मोल करोड़ों के प्लाट, टूल टैक्स की माफ़ी, अशराफी क्लब में मुफ्त के भाव लंच, डिनर, गॉल्फ, बेहतरीन मुल्की और गैर मुल्की तिब्बी सहूलतों के कानूनी हकदार बन के फसीली कॉलोनियों में, आयरन कर्टन कहना चाहिए, उनमें रहें और अवाम अपने लिए सुबह से शाम तक एक एक लम्हा खरीदें और इसहाक डारों की मुसलसल खुशखबरियों की अजियत भी सहें। जमहूरियत, आमरीयत, मुस्तकबिल गए भाड़ में। ये बताइए, ये फिक्रा सुन लीजिए जनाब, तलखी आती है फिर इस तरह आती है बात में। जमहूरियत, आमरीयत, मुस्तकबिल गए भाड़ में। ये बताइए 22 करोड़ में से 21 करोड़ 99 लाख इंसानों का अब क्या करना है? वो जो मैंने अर्ज़ किया था ना कि वो 10,000 या 5-10 हज़ार हैं जो अपना अपना इंतज़ाम कर चुके हैं, पैसे पहले ले जा चुके हैं, असासे सारे उनके बाहर हैं, उनको तो 2-4 जहाज़ और 2-4 इस तरह बैरी बेड़े ही चाहिए, वो निकल जाना है। तो कहते हैं वो बाकियों का क्या करना है जिनकी औकात कचरे के बराबर कर दी गई है। इनमें से कितनों को टाइटैनिक से उतारी जाने वाली कश्तियों में जगह या लाइफ जैकेट या कोई टूटा हुआ तख्ता मिल सकेगा? ये वो जहाज़ था, ये वो था कि जब खुले पानियों में लंगर अंदाज होते हैं और सरकारी तौर पर ही उनको वहाँ पर रेस्क्यू करके पहुँचा दिया जाता है और ऐसे टाइटैनिक खड़े रहते हैं और इस तरह के फ़्लाइटें भी तैयार रहती हैं। और ये सवाल वसतुल्लाह ने मिफ्ता इस्माइल से पूछा था कि अब छोड़ें ये सारी बातें, अब बताएं इनका पिछलों का क्या करना है, उन्होंने तो चले जाना है। अब वो जो भाग जाने, और उसमें सारे शामिल हैं, उसमें कोई इस्तिस्ना नहीं है। इन हालात का पाकिस्तान अब इस वक्त आपके सामने है। इन हालात की रियासत है जो माँ है आपकी, अब रियासत माँ जैसी होती है। ये बच्चे खाने वाली डाइन बन चुकी है और ठंडे मिजाज और बड़ा ध्यान से और एहतियात से गुफ्तगू करने वाला बंदा इस लहजे में लिख रहा है। क्यों? इसलिए कि उसको अब मोटे मोटे लफ्ज़ों में दीवार पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है। आज ये कॉलम आपकी खिदमत में पेश कर दिया है। अगले प्रोग्राम में जो खाकसार ने कल 2-4 लाइनें लिखी थी वो भी पेश कर दूंगा, और उसके साथ जो इस वक्त वहाँ भद उड़ रही है, ज़मान पार्क और लाहौर, अब कहते हैं लाहौर मकबूजा कश्मीर बन गया है। बनाया किसने है और कितनी मेहनत से बनाया है आप सब ने मिलके? इस पे बात फिर इंशाल्लाह होती रहेगी अगले प्रोग्राम में भी और कुछ पंजाबी प्रोग्राम में भी। सरेदस्त इजाज़त दीजिए। इस कालम के अल्फाज की तलखी अगर आपके मुंह में महसूस हो रही है तो कोशिश करें वो ज़्यादा देर तक होती रहे, क्योंकि यही कुछ है अब। अस्सलाम वालेकुम।